हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय आज संजीवनी जेई में ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी एंड लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से ग्रेविटेशन का। इस हिस्से से जनरली हर साल आपको ग्रेविटेशन का एक सवाल आपके जेई मेंस के पेपर में दिख जाएगा। कई साल इससे इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 सवाल पूछे गए हैं मेंस में, कई साल एक सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, जेई एडवांस में कभी कभार इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभार नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको पहले भी बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट ये बहुत आसान है। अगर आप मेंस लेवल तक का भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप एडवांस का क्वेश्चन आसानी से निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सर, अगर आप चाहते हैं कि आपका 4 से 8 नंबर सिक्योर हो जाए जेई मेंस में, तो अपने मोबाइल फोन का नोटिफिकेशन बंद कर लीजिए और कुर्सी से 1.5 घंटे के लिए चिपक जाइए, वहां से हिलना नहीं है। ठीक है, आराम से आपका पूरा का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा और आप अपने जो भी आपके फेवरेट कॉलेजेस हैं, जैसे आईआईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए, वहां तक पहुंचने के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे, बस थोड़े से स्टैंडर्ड फोकस के हिसाब से। तो चलिए सर, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, और पढ़ने वाले हैं लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट के बारे में, एंड द लास्ट वन दैट इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इससे डायरेक्ट और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और हमारा टॉपिक क्या है आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। क्या होता है एस्केप वेलोसिटी? अगर हम बात करें एस्केप वेलोसिटी की, तो देखिए भैया, ये हमारी धरती मैया है, ठीक है, जिनका रेडियस आपके पास आर दे रखा है। अब अर्थ की सरफेस से रॉकेट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अर्थ की सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंकना चाहते हो, ठीक है, कहां फेंकना चाहते हैं सर अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर। अगर हम इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर फेंकना चाहते हैं अर्थ की सरफेस से, तो जो रिक्वायर्ड स्पीड होगी यही कहलाती है क्या? ये कहलाती है आपके पास एस्केप स्पीड। ठीक है, द मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट outside the influence of gravitational field of earth from the surface of earth is known as escape velocity। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि अर्थ के सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर फेंकना चाहते हैं, तो हमको अर्थ की सरफेस पर जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड होगी, दैट रिक्वायर्ड स्पीड इज नोन एज एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी। तो सर हम कैसे निकालेंगे ये एस्केप स्पीड क्या होगा या एस्केप वेलोसिटी क्या होगा? तो हम कह रहे हैं भैया कि जब ये यहां से उड़ा और अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर चला गया, तो थ्रू आउट इसके ऊपर एक फोर्स ने काम किया जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है बेटा? वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो जब हमको एस्केप वेलोसिटी निकालने की बात आई, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, एस्केप वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो हम जानते हैं कि हमारा जो वर्क करने वाला फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो हम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल लिख सकते हैं। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल लिख सकते हैं। जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाएगी, तो इसका मास आपके पास m है, रफ्तार आपने दी v, तो दैट विल बी रिटन एज 1/2 mv²। ठीक है भाई। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला जानते हैं, gm इंटू स्मॉल m बाई अर्थ की सरफेस से फेंक रहे हैं r। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या भैया? जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से जस्ट बाहर चला गया, तो उस समय हम कहेंगे कि इनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी शून्य होगी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? 0। अरे भाई, अब वो अर्थ से किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी भाई? यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा सर? यहां से हमको मिल जाएगा 1/2 mv² इक्वल्स टू gm इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r। और इस स्मॉल m से ये m कट जाएगा, देखिएगा आपका इस स्मॉल m से ये कट जाएगा और फिर आपको v की वैल्यू, v² की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? देखो बेटा, v² की वैल्यू हमको मिल जाएगी, v² विल बी इक्विवेलेंट टू 2 इंटू gm बाई r। तो v कितना आ जाएगा? v आपके पास आ जाएगा √2 gm बाई r। ओ हो, क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अगर हम इसकी बात करें तो हम जानते हैं धरती मैया की सरफेस पर
धरती मैया की सरफेस पर जो फोर्स नीचे लग रहा है, जिससे धरती मैया इसको खींचे पड़ी है अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू एफ जी जो है ये बराबर है किसके, ये बराबर है जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू एम इंटू जी। इस स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाता है और यहां से हमको जी इक्वल्स टू मिल जाता है बेटा जी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम जीएम बाई आर को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आर जी इक्वल्स टू जीएम बाई आर। देखो आर जी इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, आर जी इक्वल्स टू लिखा जा सकता है जीएम बाई आर। और फिर हमने क्या किया, आर जी इक्वल्स टू जीएम बाई आर लिख सकते हैं। तो हमने यहां से जीएम बाई आर की वैल्यू उठा के यहां रख दी, तो हमको वी कितना मिल गया, तो ये हमको वी मिल गया अंडर रूट ऑफ 2 आर जी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 आर जी। और जब अंडर रूट ऑफ 2 आर जी की बात कर रहे हैं तो भैया ये जो रफ्तार है ये कहलाती है आपकी स्केप, ये रफ्तार आपकी कहलाती है स्केप वेलोसिटी। अब क्या होगा भाई, अब देखो 2 रेडियस ऑफ अर्थ आपको कितना गिवन है सर, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है अपने पास 6400 किलोमीटर, या इसको लिखा जाता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। और जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9.8 लिख लें, इसको लिख लें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताएंगे क्या कि यहां से आपकी जो v की रफ्तार आएगी ये कितनी आएगी बेटा जी। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है भाई साहब लगभग 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। जब हम यहां से इनको सॉल्व करते हैं तो ये जो रफ्तार आती है ये निकल कर आती है 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। और जब पूरा फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अर्थ से प्रोजेक्ट किया जाए तो भाई वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस से बाहर हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, जब अपने रॉकेट्स को लॉन्च करना होता है, जो किसी सैटेलाइट को यहां से लेकर मून तक लेके जा रहे हैं, तो उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस से बाहर फेंकने के लिए थ्रस्टर्स लगाए जाते हैं। समझ रहे हो, फ्यूल्स होते हैं जो बर्न करते हैं, जो नीचे की तरफ थ्रस्ट जनरेट करते हैं, और उसकी वजह से आपका रॉकेट ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है और एक्सेलरेट होता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस जो है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस है वो कम होता जाता है और उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि वो इतनी रफ्तार गेन कर लेता है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस से बाहर निकल जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे रॉकेट्स फेल कर जाते हैं, वो नहीं उड़ पाते हैं, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर नहीं जा पाते हैं। उसके पीछे कारण है अर्थ की ग्रेविटी। समझ रहे हो, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग है। अगर आप कभी अपने आप को फील करना चाहो, अर्थ की ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ को आप फील करना चाहो, तो आप सीढ़ी पे चढ़ो और सीढ़ी पे उतरो। देखो चढ़ते समय आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन वहीं उतरते समय आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ये डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो भाई साहब ये है आपके पास एस्केप स्पीड। सर तो अब अगर मान लीजिए हमको कोई सैटेलाइट भेजनी है जो अर्थ के ऑर्बिट में गोल गोल घूमे, तो हम क्या करेंगे सर। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी के साथ, एस्केप स्पीड के साथ एक और अगला पोर्शन ग्रेविटेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट का सबसे पहला हिस्सा है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, कि अगर हम किसी सैटेलाइट को धरती मैया से लॉन्च करते हैं, मान लीजिए हम अर्थ की सरफेस से h हाइट पर ले जाकर अगर किसी सैटेलाइट को ऐसे फेंकते हैं कि वो अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूमने लग जाए, तो हमको h हाइट पर ले जाकर उस सैटेलाइट को कितनी रफ्तार देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, हम कहें क्या कहें भैया कि ये जो है ये हमारी धरती मैया है और यहां धरती मैया से h हाइट ऊपर जाके हमने एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है। ठीक है, ये हमारी सैटेलाइट है, इसको लॉन्च करना है। तो अगर आप इसको v रफ्तार दे रहे हैं और ये v रफ्तार इतनी सफिशिएंट नहीं है कि ये पूरा धरती मैया का गोल चक्कर काट सके, तो क्या होगा, तो ये जो सैटेलाइट होगी, अगर इसका गोल चक्कर काटने से रफ्तार कम है, यहां गिर सकती है। थोड़ा और ज्यादा दोगे यहां गिर जाएगी, थोड़ा और ज्यादा दोगे थोड़ा और दूर जाएगी, बहुत ज्यादा दे दोगे तो ये गोल गोल घूमने लग जाएगी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि धरती मैया का रेडियस r है, मास ऑफ अर्थ आपके पास m है, सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, और अगर ये ऑर्बिट में गोल गोल घूम रही है, अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है, तो इस समय सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट हमको पता है कि यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है Fg, दैट इज वर्किंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, दैट इज mv² बाई r प्लस h।
mv² बाई आर प्लस एच। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अगर मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है Fg, ये किसके बराबर हो जाए? ये बराबर हो जाए mv² अपॉन आर प्लस एच के। ठीक है, तो इस स्थिति में जो मेरी सैटेलाइट होगी वो अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूम रही होगी। ठीक है, कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमती रहेगी, समय के अंत तक गोल गोल घूमती रहेगी, क्योंकि स्पेस में भाई साहब जब आप h हाइट बहुत ऊपर चले जाते हो तो वहां पर लगभग ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो जाता है, एयर डेंसिटी वहां पर कम हो जाती है, किसी तरह का कोई एयर फ्रिक्शन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और सैटेलाइट आपकी इस अर्थ के ऑर्बिट में गोल गोल घूम रही होती है। ठीक है, चलिए भाई, तो जब हम Fg की बात करते हैं तो Fg को तो हम लिख सकते हैं gm इंटू स्मॉल m अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। अब क्या होगा बच्चा? अब इस m से ये m कट जाएगा और यहां से आपको v इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? देखना, यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से आपको v इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? इसका आपका r प्लस एच से r प्लस एच का स्क्वायर कट जाएगा और फिर v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, या v² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी gm अपॉन r प्लस एच। ठीक है, तो v इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस एच। ठीक है, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, एक एक्सप्रेशन आपके पास ये हो गया। अच्छा ठीक है भाई, इसी को क्या किया जाता है, ऐसे भी लिख दिया जाता है कि v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gm बाई स्मॉल r। ठीक है, और स्मॉल r को मेंशन कर दिया जाता है, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, डायरेक्टली इससे सवाल पूछे जाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, तो हमारे पास v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gm बाई r एक एक्सप्रेशन आ जाता है। लेकिन इसी में एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि अगर आपका जो हाइट है वो बहुत छोटा है किससे? रेडियस ऑफ अर्थ से। मतलब आप 6400 किलोमीटर की बात हो रही है, आप 100 200 300 किलोमीटर हाइट पे ले जाकर 300 किलोमीटर की हाइट पे ले जाकर किसी सैटेलाइट को धरती मैया के चारों तरफ गोल गोल घुमा रहे हो, तो वहां पर जो आपका h होगा दैट विल बी कंसीडर एज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस r। ठीक है, अगर ये बहुत छोटा होगा तो देखो क्या मिला अपने पास, v इक्वल्स टू क्या है? अपने पास v इक्वल्स टू है अंडर रूट ऑफ gm बाई gm अपॉन r प्लस एच। और अब आप क्या करोगे भैया? अब आप कहोगे कि ये gm अपॉन r प्लस एच है, h को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, gm अपॉन यहां से आप क्या करिए सर, यहां से आप देखिए, यहां से अगर आपका h बहुत छोटा है r से, तो इस एक्सप्रेशन को आप सिंपल लिख सकते हैं v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gm बाई r। क्या यहां तक क्लैरिटी आ रही है सर? बहुत बढ़िया। अब हम आपको एक और मुद्दे वाली बात बताएं और समझाएं। अगर आप ध्यान से देखें तो हम यही पढ़ के आए थे अभी कि अगर ये सैटेलाइट धरती मैया के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है तो gm इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर जो है, ठीक है, वो किसके बराबर है सर? ये mg के बराबर है। इस m से ये m कट जाएगा और यहां से g की वैल्यू आपके पास आ जाएगी gm बाई साहब आर स्क्वायर, या gr इक्वल्स टू gm बाई आर। मतलब gm बाई आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम gr लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाती है, ये कितनी मिल जाती है सर? ये आपको मिल जाती है रूट rg। ठीक है, ये आपके पास मिल जाती है रूट rg। अब देखो भाई, रेडियस ऑफ अर्थ हमको कितना पता है? रेडियस ऑफ अर्थ हमको पता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6 लिख लेते हैं मीटर। और आपको g पता है 9.8, g पता है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास जो लगभग v0 इक्वल्स टू आपका आ जाता है 7.9 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हैं इसको 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, और यू कैन एस्टिमेट इट टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। लगभग अगर हम यहां से थोड़ी सी अर्थ के सरफेस से थोड़ी कम हाइट एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ थोड़ी कम हाइट पर ले जाकर किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं, तो उसको लगभग हमको 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार देनी पड़ेगी कि वो अर्थ के अराउंड गोल गोल घूम सके। ठीक है, और वो अर्थ पे वापस ना आए। ये है हमारा पूरा का पूरा गेम किसका? ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अच्छा, अगर हम किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च कर रहे हैं और वो गोल गोल घूम रही है और उसकी रफ्तार आपके पास गिवन है कितनी? उसकी रफ्तार गिवन है आपके पास अंडर रूट ऑफ gm बाई r प्लस एच।
ठीक है, या अंडर रूट ऑफ जीएम बाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर को हम कह रहे हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज जीएम बाई आर। ठीक है, इतनी रफ्तार से अगर वो गोल गोल घूम रही है तो भाई साहब सवाल पूछा गया कि बताइए उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो जब टाइम पीरियड लिखने की बात आई, टाइम पीरियड लिखने की बात आई, तो देखो हम कह रहे हैं कि ये रही हमारी धरती मैया जिनका रेडियस आपको पता है आर, और यहां से एच हाइट ऊपर जाके, यहां से एच हाइट ऊपर जाके हमने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है जो धरती मैया के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है। अगर ये सैटेलाइट धरती मैया के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है, कांस्टेंट स्पीड v से गोल गोल घूम रही है, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिस स्पीड की वैल्यू कितनी है सर, इस स्पीड की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, अच्छा इसी r प्लस एच को अगर हम स्मॉल r लिख देते हैं तो यही बराबर हो जाता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ जीएम बाई स्मॉल r। ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चा, ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जीएम बाई स्मॉल r। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा भाई, इतनी रफ्तार से अगर वो r प्लस एच रेडियस में या स्मॉल r रेडियस में गोल घूम रही है तो जो टाइम पीरियड होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो 2 पाई r बाई v हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये आपके पास 2 पाई r की वैल्यू, r और v की वैल्यू कितनी, v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जीएम बाई स्मॉल r। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, हम कह रहे हैं इनको ऊपर लेके चलिए, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब डिवाइडेड बाई जीएम हो गया। ये आपके पास हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। या फिर अगर आप इसको लिखना चाहें तो t इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ r प्लस एच का होल क्यूब, r प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जीएम। ठीक है भाई, फिर से वही कंडीशन की अगर मेरा h बहुत छोटा हो गया स्मॉल r से, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब बाई जीएम लिख दिया जाएगा। और अगर मैं r क्यूब में से r स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आऊं तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r अपॉन, ये अपने पास r है, r अपॉन gm अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। तो gm अपॉन r स्क्वायर को हम स्मॉल g लिख सकते हैं, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाई जी। लेकिन याद रखिएगा कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला तभी लगेगा जब h आपका बहुत छोटा होगा r से। अब पता चला हाइट कह दिया 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, और फिर आप t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाई जी लगा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना है, हमको अपनी डिपेंडेंसी कहां रखनी है, हमको अपनी डिपेंडेंसी हमको हमारे जनरल फॉर्मूलाज पर रखनी है। अरे बात समझ आ रही है क्या? जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जो सामान्यतः सवाल पूछे जाते हैं आपसे आपके एग्जाम में, वो इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा सर यहां तक कहानी समझ आई, हमको एस्केप वेलोसिटी समझ आया, हमको हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया, हमको हमारा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट समझ आया। ठीक है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब हमसे कहा गया कि ये बताओ अगर ये v रफ्तार से गोल घूम रहा है, धरती मैया के इन्फ्लुएंस जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है उसमें गोल घूम रहा है, तो इसकी अपनी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, डेफिनेटली होगी। इसकी अपनी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, डेफिनेटली होगी। इसकी अपनी कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी होगी, यस सर होगी। तो सर क्या होगी? तो जब हम बात करेंगे अपने सैटेलाइट का धरती मैया के चारों तरफ गोल गोल घूमने के हिसाब किताब के बारे में, तो यहां से सरफेस से कह दीजिए कि h हाइट या पूरी कह दीजिए r हाइट, एक आपके पास सैटेलाइट है जो v रफ्तार से लॉन्च करी जा रही है और वो धरती मैया के चारों तरफ गोल घूम रही है। भैया इसका अपना मास स्मॉल m है, अर्थ का मास कैपिटल M है। जब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की तो दैट विल बी रिटन एज 1/2 mv स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विल बी रिटन एज 1/2 mv स्क्वायर। अब हमको करना क्या है? हमको कुछ खास नहीं करना भैया, v की जो वैल्यू निकाले हो ना वही उठा के रख दो। तो 1/2 mv की जगह हम क्या निकाले हैं सर, gm बाई स्मॉल r या r प्लस h। ठीक है भाई, अरे क्लियर है ना यार। v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या पढ़ के आ रहे हैं, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h। तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h, या आप चाहिए तो स्मॉल r लिख लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, पहुंच गए हैं 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में या ड्रॉपर स्टेट में, तो इतनी सब बातें तो आपको पता होगी। ठीक है, चलो भाई अब जब यहां पे देखोगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे, gm इंटू स्मॉल m अपॉन टॉइस ऑफ r प्लस h, टॉइस ऑफ r प्लस h।
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला हो गया, या इसको ऐसे भी लिख लिया जाता है GM इंटू स्मॉल m अपॉन 2 इंटू R। अच्छा, कंडीशनल इसमें भी है कि अगर आपका H बहुत छोटा हो जाए किससे, R से, तो यही जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपकी बदल जाती है GM इंटू स्मॉल m बाई 2 इंटू कैपिटल R में। ठीक है बेटा, कहानी क्रिस्टल क्लियर है। चले आगे बढ़े। ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सर, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, बताओ, जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे बच्चा जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो हमको पता है क्या होता है, -GM इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई R प्लस H, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -GM इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई स्मॉल r। क्यों भाई, स्मॉल r जो है वो कैपिटल R प्लस H के बराबर है। ठीक है। अच्छा भाई, फिर वही कंडीशन की, अगर मेरा H बहुत छोटा हो जाए कैपिटल R से, तो यही पोटेंशियल एनर्जी जो है ये लिखी जाएगी किससे, किसके बराबर लिखी जाएगी, यही पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी GM इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई R ऑफ माइनस। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अच्छा बच्चा, लेकिन हमको ध्यान देना है कि हमको हमारी जो डिपेंडेंसी रखनी है वो कहां रखनी है, हमको हमारी डिपेंडेंसी बेटा जी इस पर रखनी है, अपने जनरल फॉर्मूले पे, चाहे इसकी बात कर लो, ठीक है, चाहे इस एक्सप्रेशन की बात कर लो, चाहे आप इस एक्सप्रेशन की बात कर लो, दोनों का मतलब सेम है। सेम एज काइनेटिक एनर्जी में हमारी जो डिपेंडेंसी होगी वो जनरल फॉर्मूले पर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल फॉर्मूले से ही बनते हैं। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर अगर हमको टोटल एनर्जी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास है GM इंटू स्मॉल m बाई 2 इंटू स्मॉल r, और भाई पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास -GM इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई माइनस r। जनरल सिचुएशन की बात हो रही है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा सर, ये आपके पास हो जाएगा -1/2 GM इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो सवाल कहा कि भैया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का वेरिएशन एक्सप्लेन करिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का वेरिएशन एक्सप्लेन करिए विथ रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, ग्राफ पर। तो हम कहे ठीक है भैया, ये हमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम यूं ही कर लेंगे यार। कैसे कर लेंगे, हम कह रहे हैं ये आपके पास एक रेफरेंस लाइन हो गया जो किसको प्रेजेंट कर रहा है, जो प्रेजेंट कर रहा है R को, लो भाई, और एक आपके पास रेफरेंस लाइन हो गई इधर, ये किसको प्रेजेंट कर रही है, ये प्रेजेंट कर रही है आपके पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के। हम ये कह रहे हैं कि इस पर हम प्रेजेंट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ R, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ R और टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ R। तो देखो भाई, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे हमारा R बढ़ता चला जाएगा, ध्यान से देखो, जैसे मेरी ये दूरी बढ़ती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, ये GM इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2r, मतलब जितना मेरा R ज्यादा होगा मुझे उतनी कम काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अरे ठीक है, किसी भी सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए हमको उतनी कम रफ्तार देनी पड़ेगी जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते चले जाएंगे। हाइट कम होगी तो हमको रफ्तार ज्यादा देनी पड़ेगी, हाइट ज्यादा होगी तो हमको रफ्तार कम देनी पड़ेगी। मतलब हाइट कम होगी तो हमको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, और हाइट ज्यादा होगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। चलो भाई, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये कुछ इस हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा सर, पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम ध्यान से देखें, तो जनरल फॉर्मूला क्या है, -GM इंटू स्मॉल m बाई r। जितना बड़ा मेरा ये R होगा, ये वैल्यू उतनी छोटी नेगेटिव होगी। मतलब जितना बड़ा मेरा R होगा, बहुत ध्यान से सुनना, जितना बड़ा मेरा R होगा उतनी बड़ी मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जितना बड़ा मेरा R होगा, जितना बड़ा मेरा ये डिनोमिनेटर होगा, ये टोटल वैल्यू नेगेटिव में उतनी छोटी होगी। ठीक है, अब समझो -1 बड़ा है कि -2 स्केलर्स के फॉर्म में, तो सर हमको पता है -1 बड़ा है, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे R बढ़ता चला जाएगा, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी। जब आपका R इनफाइनाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी -GMM बाई R से बढ़ती कितनी हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते शून्य हो जाएगी। नेगेटिव से शून्य होना बढ़ोतरी है, ये बात समझ रहे हो ना। जीवन में भी यही हाल है,
नेगेटिविटी से भरे हुए इंसान को अगर शून्य तक पहुंचना है, पॉजिटिव तो छोड़ो, शून्य तक पहुंचना है, तो भाई वो तो बढ़ रहा है ना अपने जीवन में। सेम वही हाल इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ है। जैसे जैसे मेरा आर बढ़ता चला जाएगा, मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, मतलब शून्य के करीब चलती चली जाएगी। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट, अच्छी बात है, समझ आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व मिलेगा वो कुछ आपको इस हिसाब से मिलेगा। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन होगा, U वर्सेस R का वेरिएशन ऐसा होगा। अच्छा सर, टोटल एनर्जी के साथ भी तो वैसे ही कुछ हो रहा है, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है भाई, प्लस है, दैट इज इक्वल टू GM इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2R। आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस है GM इंटू स्मॉल m बाई R, और जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है? दैट इज माइनस ऑफ GM इंटू स्मॉल m बाई 2R। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो टोटल एनर्जी है ये हर स्थिति परिस्थिति में पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? कितने लोग को ये लग रहा है भाई माइनस GMM बाई 2R इज स्मॉलर देन GMM बाई is greater than minus of GMM by 2R is smaller than minus of GMM by R। -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, बस इसी का समझ यहां चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो जैसे नंबर लाइन पे प्रेजेंटेशन चलता है वैसे ही इनकी वैल्यूज चलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि टोटल एनर्जी जो है वो इस पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। तो जो कर्व मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा सर? तो जो टोटल एनर्जी का कर्व होगा वो कुछ आपको ऐसे मिल जाएगा। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन हो गया, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन हो गया, और ये जो है ये भाई साहब आपका टोटल एनर्जी का वेरिएशन हो गया। इतनी बेसिक बातें अगर आपको अच्छे से पता है, अगर आपको ये सारी चीजें ढंग से क्लियर है, तो आप इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेंस 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2023 का ये सुंदर सा सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट इज L when it is revolving in a circular orbit at height h from the earth surface। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये हमारी धरती मैया है। समझो, सवाल को सुनो, सवाल को फ्रेम करो, और उसके बाद फ्रेम करने के बाद इसका आंसर लिखो। ये आपके पास धरती मैया है जिनका रेडियस आपको कितना गिवन है बेटा? जिनका रेडियस आपको R गिवन है। ठीक है, बहुत अच्छा। कह रहा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट इज L व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट हाइट h। जो धरती मैया से h हाइट पर गोल गोल घूम रहा है, कितनी रफ्तार से? कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से भाई साहब। तो कहा जा रहा है कि यहां पर इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो L है। मतलब इनिशियल सिचुएशन की अगर बात करी जाए तो इनिशियली जितना हम क्वेश्चन को पढ़ के इंटरप्रेट कर पा रहे हैं वो ये कर पा रहे हैं कि L जो होता है ये भाई पॉइंट मास है, तो mvr होता है, और v की जगह r ओमेगा होता है, तो mr स्क्वायर इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो भाई, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया एंगुलर मोमेंटम इनिशियली जो था। उसके बाद कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स टू इट्स इनिशियल वैल्यू। अगर इस डिस्टेंस को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 8 टाइम्स कर दिया गया, देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम विल बी। तो नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ठीक है, तब आपका नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो भाई साहब नए एंगुलर मोमेंटम का अगर हम नाम दे दें L डैश, तो देखो क्या नहीं बदलेगा? M नहीं बदलेगा। R को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स टू इट्स इनिशियल वैल्यू, 8 टाइम्स और बढ़ा दिया गया। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास स्मॉल r है, R प्लस एच, तो ये 8 टाइम्स और बढ़ा दिया गया, मतलब R प्लस 8R और कर दिया गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया? ये हमारे पास हो गया 9R। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया भाई साहब 9R का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे भाई साहब? क्या ओमेगा रहेगा या ओमेगा डैश हो जाएगा? ये आपके पास इक्वेशन हो गई बी। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो अब आपको निकालना है ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। अगर आप ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश निकाल पाए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर? कैसे निकालेंगे सर? वैसे अगर इस क्वेश्चन को हम MVR से सॉल्व करें ना तो जल्दी आंसर निकल जाएगा, ओमेगा के टर्म में ना ले जाएं। क्यों भाई? हम कह रहे हैं यहां पर इनकी रफ्तार ओमेगा की जगह, ओमेगा एंगुलर स्पीड की जगह हम लीनियर स्पीड v कर दें तो हमारा एंगुलर मोमेंटम MVR हो जाएगा। और जब फाइनल L डैश की बात करेंगे, मास वही रहा, v डैश हो गया और R जो है वो 9R हो गया। ये आपके पास इक्वेशन A हो गई, ये आपके पास इक्वेशन B हो गई।
ठीक है, तो जब आप L डैश बाई L लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये आपके पास बराबर हो जाएगा, ये आपके पास बराबर हो जाएगा V डैश बाई V इंटू 9 के। अब सारा गेम V डैश लिखने का है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो V होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट R के होता है। सर कैसे कह रहे हो, अभी तो पढ़ के आए लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, V इक्वल्स टू क्या, अंडर रूट ऑफ GM बाई R, जनरल फॉर्मूला। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ R, बहुत बढ़िया। तो L डैश बाई L इक्वल्स टू 9 इंटू V डैश बाई V को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो R बाई R डैश, और सब वही गेम। R बाई R डैश के गेम की बात करेंगे, ये आपके पास L डैश हो जाएगा, ये आपके पास L हो जाएगा, और R बाई 9 R हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट L डैश की वैल्यू आपके पास 3L के बराबर आ जाएगी। कैसे सर, 9 का अंडर रूट करेंगे 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, L डैश विल बी इक्विवेलेंट टू 3L, और ये क्वेश्चन का आंसर आपसे निकल जाएगा विद इन अ मिनट। अब बताइए इसमें ऐसी कौन सी बात कह दी गई, अगर आप थोड़ा सा रोटेशनल मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हैं, एमवीआर आप जानते हैं बस, तो केवल एमवीआर भर से ये सवाल निकल जाएगा। समझ रहे, इतने ही आसान लेवल के क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल कह रहा है, टू सैटेलाइट ऑफ मास m, एक सैटेलाइट है उसका मास m है एंड दूसरे का मास 3m है, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियाई r एंड 3r रिस्पेक्टिवली। जो m है वो कितने में घूम रहा है, r में घूम रहा है। जो 3m है वो कितने रेडियस में घूम रहा है, वो 3r रेडियस में घूम रहा है। द रेशियो ऑफ द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट रिस्पेक्टिवली इज, the ratio of the orbital speed of the satellite respectively is, रेशियो कितना होगा सर, तो हम जानते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ GM बाई स्मॉल r। देख रहे हो, मेंस 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 का सवाल, और यहां से हमको क्लियरली मिला कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r। अरे इसके मास से कोई मतलब नहीं है, चाहे m मास का हो चाहे 3m मास का हो, कहां मायने रखेगा, r एंड 3r। अरे बहुत बढ़िया, तो सर आपके पास कितना हो जाएगा, v1 अपॉन v2, ये जो है इसको v1 कह रहे हैं, ये जो है इसको v2 कह रहे हैं, तो v1 अपॉन v2 जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा सर, तो ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ r2 अपॉन r1। तो R2 की वैल्यू आपके पास 3R है, R1 की वैल्यू R है, इससे ये कट जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा √3:1, दैट इज V1 is to V2। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर B हो जाएगा, दैट इज √3:1 एंड इट इज मेंस 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 क्वेश्चन। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है सर? अचंभित मत होइए, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसी तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जाता है, परेशान मत होइए, बस फोकस के साथ पढ़ लीजिए, पूरा कंटेंट कवर कर लीजिए, काम बन जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। 120, 125, 130 नंबर जेईई मेंस में ले आना कोई कठिन काम नहीं है, थोड़ा सा अवेयरनेस से आ जाता है यार, और कहीं गलती से मन लगा के मेहनत करके पूरा कंटेंट कवर कर लिए तब तो कोई रोक ही नहीं सकता 160, 170 तक। समझ रहे हो, 12वीं क्लास में रहते रहते अगर तुम जाग गए ना, अभी भी तुम जाग गए, तो तुम्हारे पास अप्रैल तक बहुत सटीक और बहुत सही समय है। यहां से भी जाग गए तो आराम से अपने फिजिक्स में तुम अपने 30 क्वेश्चंस में से 15 से 16 क्वेश्चन स्मूथली हिट कर ले जाओगे। अरे समझ रहे हो, 15 से 16 क्वेश्चन फिजिक्स में हिट करने का बड़ी बात है। 15 क्वेश्चन सही से ही मार ले गए, तुम्हारा 60 नंबर तो ऐसे ही हो गया यार। 130, 140 तक जाना तो कोई बड़ी बात रही नहीं जाएगी भाई, ऐसे ही 15 उसमें मार दिए तो 60, 120 हो गया। अरे भाई क्या तुम 10 सवाल भी मैथ्स में सही नहीं मारोगे क्या? तो 10 चौको 40, देखो ना 120 और 40 कितना हो गया, 160 नंबर। 98, 97 परसेंटाइल के बीच में घूमने लग जाओगे, ठीक ठाक है, 90 बहुत आराम से मिल जाएगी। अगर अभी से भी जाग गए तो अभी भी जागने का समय है, जाग जाओ, ईमानदारी के साथ पढ़ लो, दिन रात एक कर दो। ये मत देखो कि मैं 8 घंटा पढ़ रहा हूं, मैं 10 घंटा पढ़ रहा हूं, समझ रहे हो? अभी प्रेम में पड़े रहोगे तो वहां क्या होगा, वहां गर्लफ्रेंड को याद करने के लिए या बॉयफ्रेंड को याद करने के लिए तुमको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो दिमाग में आ जाएगा। लेकिन पढ़ाई के लिए 8 घंटा देना पड़ रहा है, ये हिसाब किताब से नहीं सिलेक्शन होगा। जिस दिन तुम्हारे 24 घंटे कॉन्शियस स्टेट में तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी किताबें चलने लगी, उस दिन तुम सिलेक्शन डिजर्व करोगे। समझ रहे हो? तुमको सोचना ना पड़े कि मुझे 8 घंटा पढ़ना है, मैं हर स्थिति परिस्थिति में पढ़ रहा हूं, मैं हर स्थिति परिस्थिति में सीख रहा हूं, मैं चल रहा हूं सड़क पर तो मैं अपने फॉर्मूले याद कर रहा हूं।
मैं चल रहा हूं सड़क पे तो मैं किसी क्वेश्चन में रात में अटका था, मैं उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा हूं। मैं लेक्चर करके निकल रहा हूं तो मैं लेक्चर में एक कहीं कैलकुलेशन फंस रही थी मेरी, एक कोई कॉन्सेप्ट फंस रहा था मेरा, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। अगर इस हिसाब का थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे तो तुम्हारे सपने में तुम्हारी पढ़ाई आने लगेगी, और जिस दिन तुम्हारा पढ़ाया तुम्हारे सपने में आने लगे ना, उस दिन तुम समझो कि तुम सही रास्ते पर मन लगाकर मेहनत कर रहे हो। ठीक है, चले भाई आओ आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अबव अर्थ सरफेस एट हाइट इक्वल टू आर विल बी। अब समझो टाइम पीरियड ध्यान से देखो, टाइम पीरियड क्या होगा बताओ। ये देखो ना, बस केवल फॉर्मूला याद रखना है, बस कुछ नहीं। टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट क्या है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। ठीक है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम, बस t इक्वल्स टू 2 पाई, देखो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब मतलब r प्लस h का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। मेरा आर क्यूब कहने का मतलब स्मॉल आर था, परेशान मत होइएगा, कैपिटल आर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए भैया बहुत बढ़िया। अब h की वैल्यू r दे रखी है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2r का क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। अच्छा बेटा, तो t इक्वल्स टू 2 पाई, ध्यान से देखो t इक्वल्स टू 2 पाई, यहां 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, यहां r हो जाएगा, और इसको gm अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। देख लो एक ही स्टेप में लिख दिए यार, आर क्यूब लिख के फिर आर स्क्वायर को नीचे ले आने का कोई ऐसे बेसिक मोटिव नहीं है। ठीक है, एक ही बार में लिख दिया, एक स्टेप बिना मतलब की कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी है। तो 2 पाई इक्वल्स टू अपने पास आ गया 8r बाई स्मॉल जी। लो, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ और G को कह रहा है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। G तो बाहर कर लो भैया, लो वैल्यू रख दो। तो T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन पाई अंडर रूट ऑफ 8r। लो भाई क्या हो गया, इस पाई से ये पाई कट गया, 2 को अंदर लेके चले जाओगे तो ये 8 चौक को 32, 32r आ जाएगा। लो भाई क्या खास है, क्या कठिन है इसमें, क्या कठिन है इसमें। बी जो होगा ये तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मींस 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2023, समझ रहे हो। लेटेस्ट क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने आ रहा है, कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं, उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं पे प्रैक्टिस करना है, सवाल लगाना है, खुश होकर घर चले जाना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आइए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ विल बी। प्लैनेट का रोल आ गया, एक धरती मैया हो गई, एक अर्थ हो गया। तो हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ 2gm बाई r। किसके रिस्पेक्ट में, ये हम जानते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है भाई, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ विल बी। प्लैनेट का अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना है। मास ऑफ द प्लैनेट इज 16 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। लो भैया, तो जब प्लैनेट की बात करोगे तो अंडर रूट ऑफ 2g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कुछ नहीं। मास कितना दे रखा है प्लैनेट का, ये दे रखा है 16 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। ठीक है, डिवाइडेड बाय, एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस कितना हो गया अपने पास, 4 टाइम्स r हो गया। तो Vp बाई Ve अगर आप करेंगे, देखिए Vp बाई Ve अगर आप करेंगे तो यहां से देखिए ना, ये 4 चौक को 16 हो जाएगा और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया बहुत बढ़िया। अच्छा भैया वेरी गुड, तो हमको तो डायरेक्टली आंसर दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है? कैसे भैया, हम कह रहे हैं 2 को बाहर कर लो और रूट 2gm बाई आर को क्या लिख लो, रूट 2gm बाई आर, यहां रहने दो ऐसे लिख दो, रूट 2gm बाई आर। ठीक है, यहां भी कितना हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा आपके पास रूट 2gm बाई आर। कैसे लिखा, इसको सॉल्व किया, देखो यहां Vp को सॉल्व किया, एक ही स्टेप में कर दिया, 4 को बाहर कर दिया, 2 हो गया और अंडर रूट में बच गया कितना, 2gm बाई आर। लो, अब Vp बाई Ve करोगे, रूट 2gm बाई आर कट जाएगा और तुमको क्या मिलेगा, तुमको Vp बाई Ve की वैल्यू सिंपल कितनी मिल जाएगी, Vp बाई Ve की वैल्यू तुमको 2 मिल जाएगी। कुछ कष्ट नहीं, कोई समस्या नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट टू द एस्केप स्पीड ऑफ द प्लैनेट टू द अर्थ का जो आंसर होगा वो आपके पास हो जाएगा 2:1। ठीक है, चले कहानी को आगे बढ़ाया जाए, कहानी को आगे बढ़ाएं और क्वेश्चन लगाएं, बिल्कुल लगाते हैं सर। देखिए एक और सवाल है, एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, 2 सैटेलाइट P and Q are moving in different circular orbits around the earth of radius r. The height of P and Q from the earth surface is HP and HQ respectively, where HP is r by 3.
the accelerations of P and Q due to Earth's gravity are Gp and Gq respectively. Then Gp by Gq equals to 36 by 25. What is the value of HQ? अरे यार ये तो सैटेलाइट बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं रहा, बस केवल नाम सैटेलाइट का दे रखा है। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? हम कह रहे हैं कि हमको Gp by Gq कितना दे रखा है, 36 by 25 दे रखा है ना। तो Gp इक्वल्स टू क्या होता है? Gp इक्वल्स टू एट हाइट h की जब हम बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड जो हमारा G होता था या G डैश बाई G हम निकालते थे, तो ये किसके बराबर निकालते थे? हाइट h की बात कर रहे हैं ना, तो ये हम किसके बराबर निकालते थे? इसको हम निकालते थे r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का, r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। यही तो निकालते थे भैया, यही तो निकालते थे भाई। अरे इसके अलावा भी और कुछ करते थे क्या, बताएंगे सर? कुछ और भी निकाला था क्या? G डैश बाई G, यही पढ़ा था। कुछ याद वाद रहता नहीं है, ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा यार। G डैश अपॉन G इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा था वेरिएशन ऑफ हाइट जब पढ़ रहे थे, और मैंने कहा था कि जब हाइट इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ अर्थ हो तो जनरल फॉर्मूला यही यूज किया जाता है। तो यहां से जब हम P और Q की बात कर रहे हैं, तो जब हम Gp लिख रहे हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? G इंटू आर स्क्वायर अपॉन r प्लस h की जगह क्या लिख लोगे? HP का स्क्वायर, ठीक है। और जब तुम GQ लिखोगे तो ये क्या लिखोगे? G इंटू आर स्क्वायर अपॉन r प्लस HQ का होल स्क्वायर लिखोगे। लो भाई, अब जब Gp बाई GQ करोगे, देखो खाली गणित है, खाली गणित, बस मैथमेटिक्स। अब यहां पे जब हम Gp बाई GQ कर रहे हैं तो ये हमको कितना मिल रहा है? ये हमको गिवन है 36 बाई 25, 36 बाई 25। और जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा r प्लस एच क्यू का होल स्क्वायर अपॉन r प्लस HP का होल स्क्वायर। लो भाई, अब इसको इधर लेके आ जाओगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 6 बाई 5 इक्वल्स टू r प्लस HQ कितना है? HQ आपके पास नहीं पता है, HQ निकालना है आपको, ठीक है। डिवाइडेड बाई r प्लस HP क्या है? r बाई 3। जैसे ही हमको ये दिखा था r बाई 3, तुरंत हम समझ गए थे कि हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ अर्थ है। अब यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6r, ठीक है। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा भैया? ये अपने पास हो जाएगा 2r, ठीक है भाई। ये अपने पास कितना हो जाएगा? 5r। ये अपने पास हो जाएगा 5 इंटू HQ, 5 इंटू HQ। अब देखो 6 2 8, 8 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? ये आपके पास हो जाएगा 3r, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू HQ। तो HQ की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3r बाई, HQ की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3r बाई 5। HQ की वैल्यू आपके पास हो गई बच्चा, HQ की वैल्यू आपके पास हो गई 3r बाई 5, ठीक है। चले आगे बढ़े सर। HQ की वैल्यू आपके पास हो गई 3r बाई 5। ये रहा आपके पास ए ऑप्शन का आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HQ? आराम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे। एडवांस 2023 का भी क्वेश्चन हम अपने जनरल फॉर्मूला से लगा सकते थे, कुछ कठिन नहीं था, कुछ खास बात नहीं थी। चलें आगे बढ़े सर, आइए कहानी को और आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं और सवाल। यस सर, एक और सवाल, मेंस 1 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट 2023 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये सवाल? देखो ये सवाल कह रहा है, इफ द अर्थ हैज मास 9 टाइम्स एंड रेडियस ट्वाइस टू दैट ऑफ प्लैनेट P, then VE by 3 root x meter per second will be the minimum velocity required by a rocket to pull out of gravitational force of P, where VE is the escape velocity on the earth, the value of x is। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। देखो कहा जा रहा है कि अर्थ का जो मास है, मास ऑफ अर्थ जो है वो क्या है? 9 टाइम्स है। If Earth has mass 9 times, that is 9 times mass of planet, ठीक है, and radius of Earth is twice times that of planet, that is radius of Earth equals to 2 times radius of planet, ठीक है। चलो भाई, then VE by 3 root x meter per second will be the minimum velocity required by the rocket pull out of gravitational force of P, where V is the escape velocity on the Earth, the value of x is simple। समझो, जब स्केप वेलोसिटी की बात करेगा तो स्केप वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट टू जीएम बाई आर, ठीक है। जब हम अर्थ की बात करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास √2GME डिवाइडेड बाई ME डिवाइडेड बाई अपने पास RE। और जब तुम प्लैनेट की बात करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे पास हो जाएगा √2GMP डिवाइडेड बाई RP। बताओ, सोचो क्या है इसमें खास बात जो तुम नहीं कर सकते हो?
ऐसी कौन सी ऐसी चीज है, ऐसी कौन सी ऐसी टफ बात है जो तुम इसमें नहीं कर सकते हो? करना क्या है, दोनों को डिवाइड कर देना है। तुमको पता है कि ME 9MP के बराबर है और RE जो है वो 2RP के बराबर है। खुद से सॉल्व करना, आंसर निकालना और खुश हो जाना, सब कुछ हम ही नहीं करेंगे। ठीक है, डिवाइड करिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। चलें आगे बढ़ें। आइए सर कहानी को आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं और भी सवाल है क्या। यस सर, अभी और क्वेश्चन है। यस भाई साहब, देख रहे हो, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ टू प्लैनेट A and B आर इन द रेशियो 1:2. इफ द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई रिस्पेक्टिवली इज 1:3, then the ratio of acceleration due to gravity of planet A to that of acceleration due to gravity of planet B will be. समझो, the escape velocity of two planet A and B, escape velocity of two planets A and B, देख रहे हो ये कितना है, v1 by v2 आपको दे रखा है, या va by vb आपको दे रखा है कितना, 1/2, और आपको रेडियस का रेशियो कितना दे रखा है, ra by rb आपको दे रखा है 1:1/3। और आपसे क्या सवाल पूछ रहा है, then the ratio of the acceleration due to gravity of planet A to the acceleration due to gravity of planet B will be. What will be the ratio of their acceleration due to gravity? बहुत दिमाग लगाकर सोच समझ के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ये। देखो भाई क्या लिखोगे, तुम्हारे पास VA की वैल्यू जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी कितनी, √2g। देखो ये तुम्हारे पास हो जाएगा √2g मास ऑफ प्लैनेट A डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट A। और VB क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा √2g, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा भाई MB/RB। अरे ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। इससे क्या फायदा होगा, पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो मास है उससे हमको मास का रेशियो या डेंसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। क्योंकि दो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट A का कहानी अलग है, प्लैनेट 2 का कहानी अलग है। बस यही कह रहा है कि इनके में जो एस्केप वेलोसिटीज का रेशियो है वो 1:2 दे रखा है, और उसी से हमको क्या मिल जाएगा, उसी से हमको डेंसिटी का या मास का रेशियो मिल जाएगा। और जैसे हमको ये मिलेगा, आराम से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई देखो, अब अपने पास VA/VB कितना दे रखा है, ये आपको 1/2 दे रखा है, 1/2। और फिर क्या होगा, आपका 2g से 2g कट जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, ये बराबर हो जाएगा MA/MB मल्टीप्लाइड बाई RB/RA। और RA/RB आपको दे रखा है 1/3, RA/RB आपको दे रखा है, RA/RB आपको दे रखा है 1/3। ध्यान से देखो, तो 1/2 को अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, इसको मैं 1/4 लिख सकता हूं, ये मेरा MA/MB हो जाएगा। और RA/RB कितना गिवन है, RA/RB हमको कितना गिवन है सर, RB/RA हमारे पास, RA/RB 1/3 है, तो RB/RA अपने पास 3 हो जाएगा। तो यहां से MA/MB आपको जो मिलेगा बेटा, ये आपको कितना मिल जाएगा, ये 1/12 मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मास का रेशियो आपको मिल गया 1/12। अब आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो निकालना है, तो वो भाई जब हम GA की बात करेंगे, ध्यान से देखो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा GMA/RA का स्क्वायर। ठीक है, और GB जो होगा प्लैनेट B, उसका क्या हो जाएगा, GMB/RB का स्क्वायर। और फिर आपको क्या मिल जाएगा, GA/GB इक्वल्स टू MA/MB मल्टीप्लाइड बाई RB/RA का होल स्क्वायर। तो MA/MB आपको 1/12 मिला है, और RB/RA जो होगा ये आपके पास 1/3 है, तो यहां 3/1 हो जाएगा, तो ये आपके पास 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा। और आपके पास GA/GB का जो रेशियो मिल जाएगा ये आपको 3/4 मिल जाएगा, और C जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए, ये भी मेंस 1 फरवरी सेकंड शिफ्ट 2023 का क्वेश्चन है। इसी तरह के आसान सवाल हर साल जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। बस अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको फॉर्मूले ढंग से याद है, और आपने अपनी पढ़ाई समझ कर करी हुई है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं होगी। ठीक है, चले भाई आगे बढ़े, आ जाओ कहानी को और आगे लेकर चलते हैं, और चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, दैट इज केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जब केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की बात करते हैं भैया,
वैसे तो केपलर के आने से बहुत पहले हम लोग नौ ग्रह कैसे घूमते हैं अपने पूरे सोलर सिस्टम के बारे में जानते थे। पता नहीं हजारों साल पहले हम जानते थे कि हमारी धरती जो है ना वो आसमान से नीले कलर की दिखाई देती है। समझ रहे हो, हम बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिए थे, आज के लगभग 1000 साल पहले कह दिए थे कि धरती मैया गोल है। हम नहीं कह दिए थे, हमारी जो एंशिएंट साइंस थी जिसको माइथोलॉजी का नाम दिया जाता है उसने कह दिया था, कहा था क्या, कंदुकेन रूपेण धरा, की ये जो आपकी धरती है ना ये बॉल के समान है। ठीक है, एक वराह अवतार था, उसमें क्या था कि भैया भगवान विष्णु का अवतार था, उनकी नाक के ऊपर धरती है और उस धरती का रंग जो है ना वो नीला है। समझ रहे हो, तब की बात है, तब से उनकी पूजा होती आ रही है, तब से उनके बारे में लोग जान रहे हैं जब धरती पे लोग साइंस का एस भी नहीं जानते थे। समझ रहे हो, तब हमको पता था कि हमारी धरती जो है उसका कलर ब्लू दिखता है आसमान से। इतने इंटेलिजेंट लोग रहे हैं। हाँ, हमारे ऊपर आक्रमणकारी आए, बहुत सारे लोग आए, हम अपनी जो चीजें सीखी थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसको हम धीरे धीरे भूलते चले गए, डिमिनिश हो गई। ठीक है, अदरवाइज हमारा जो एक्सीलेंस का लेवल था वो बहुत पार था। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं अपन। ये लोग देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस की बात है, जिससे हमारा सिलेक्शन होना है, उस पर फोकस करते हैं। क्या कह रहा है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन? तो इनके 3 लॉज थे। जो सबसे पहला लॉ है उसको कहा जाता है, फर्स्ट लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या कहा जाता है बच्चा? इसको कहा जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। और लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या एक्सप्लेन किया गया? लॉ ऑफ ऑर्बिट को एक्सप्लेन किया गया कि एवरी प्लैनेट, ये हमारे सोलर सिस्टम पर थे पूरी तरह से, every planet revolves around the sun in an elliptical orbit. Every planet revolves around the sun in an elliptical orbit where sun is placed at one of the foci of ellipse. अरे ठीक है, every planet revolves around the sun in an elliptical orbit where sun is placed at one of the foci of ellipse. This is known as law of orbit. इनका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ये कहे कि भैया जितने भी प्लैनेट्स है ना वो सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और भाई जब हम इलिप्स की बात करते हैं तो इलिप्स के हमारे 2 फोकस होते हैं, जानते ही हो। अरे ठीक है, सन को हमने क्या किया हुआ है, हमारे सन को अगर हम एक फोकस पर रख दें तो हमारे जो दूसरे प्लैनेट्स होंगे वो इस सन के अराउंड जिस पाथ पर गोल गोल घूम रहे होंगे वो पाथ इलिप्टिकल होगा। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं सर, देखते हैं नेक्स्ट वन जो अपना दूसरा लॉ था, ये था आपके पास लॉ ऑफ एरिया। क्या था भाई? लॉ ऑफ एरिया। पहला जो था वो पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, दूसरा जो लॉ था वो कैलकुलेशन बेस्ड था। सारी कैलकुलेशन सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया और समझाया जाएगा। जब लॉ ऑफ एरिया की बात करते हैं तो लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है? ये कहता है कि लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट and the sun sweeps out equal area in equal interval of time. अरे क्लियर है? इसी को दूसरा स्टेटमेंट भी इसी का लिखा जाता है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट while revolving around the sun. ठीक है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया. अब समझते हैं इनकी कहानी लॉ ऑफ एरिया की. ये कह रहे हैं कि ये एक ऑर्बिट है और इसमें इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के 2 फोकस हैं. ठीक है भाई, जिसमें से जो अपना सन है वो एक फोकस के ऊपर रखा हुआ है. तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो सन है वो यहां रखा हुआ है. अब भाई साहब ये हमारा प्लैनेट है किसी पोजीशन ए पर और इसको ए से लेकर बी तक जाने में अगर मैं कह रहा हूं यहां पर मेरा समय 0 था, यहां पर मेरा समय कितना हो गया, या फिर ऐसे कर ले कि मैं कह दूं कि यहां पर जो मेरा समय है ये t है, यहां पर मेरा समय t प्लस dt है, तो
तो ये dt समय में, कितने समय में, dt समय में इसने कुछ एरिया कवर किया, ठीक है, कुछ एरिया कवर किया। वो एरिया जो कवर किया उसने किया डीए। तो मैं कह रहा हूं कि डीए एरिया कवर्ड इन डीटी टाइम, कहने का मतलब बस इतना है कि डीए बाई डीटी जो होगा ये कांस्टेंट रहेगा। द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमारा सेकंड लॉ प्रिडिक्ट करता है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि अगर हम कहीं रैंडमली ए डैश पोजीशन पर हैं जहां पर समय टी हो रहा है, तो सेम dt समय में जब हम कहीं b डैश पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, कितने समय में, t प्लस dt समय में, तो ये जो एरिया a1 है और ये जो एरिया a2 है, या इसको कह दीजिए dA1 और इसको कह दीजिए dA2, ये दोनों बराबर होंगे। dA1 जो होगा वो बराबर होगा किसके? वो बराबर होगा dA2 के। क्यों भैया? क्योंकि यहां भी जो टाइम लगा वो dt लगा, यहां जो टाइम लगा वो भी dt लगा। तो सर आपसे मैं सवाल कह रहा हूं कि भैया प्रूव करके बता दो, प्रूव करके बता दो कि डीए बाई dt जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो जब डीए बाई dt को कांस्टेंट करने की बात आई तो हमने कहा पहले तो हम सीखे कि एरिया कितना है। तो जब एरिया निकालने गए, हमने कहा एरिया निकालना है आपको, तो एरिया इक्वल्स टू कितना हो जाता है? एरिया इक्वल्स टू हो जाता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू आर्क इंटू रेडियस। अरे पता है, किसी छोटी सी आर्क से अगर आपको एरिया निकालना होगा तो ये आपके पास हो जाता है 1/2 इंटू आर्क इंटू रेडियस। एरिया अंडर द आर्क का फॉर्मूला होता है। और आर्क इक्वल्स टू हम लिखते हैं थीटा इंटू रेडियस, तो ये अपने पास हो जाता है आर स्क्वायर इंटू थीटा, दैट इज ए। अब हम कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट कर दो। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, जब आप इनका डीए बाई dt करोगे, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 1/2 ये आपके पास हो गया आर स्क्वायर और थीटा की जगह हो जाएगा डी थीटा बाई dt। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो जब हम डीए बाई dt लिखने जा रहे थे तो ये हमको डीए बाई dt कितना मिला? देखो जरा तो, 1/2 आर स्क्वायर और डी थीटा बाई dt को ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। हम कह रहे हैं इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दो और मास से डिवाइड कर दो, मास से मल्टीप्लाई कर दो और मास से डिवाइड कर दो। जैसे ही मैं मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड करूंगा, तुरंत मुझे एक शानदार सा रिजल्ट मिलेगा। वो क्या मिलेगा? डीए बाई dt इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2m, और एम आर स्क्वायर ओमेगा को मैं l लिख सकता हूं। तो डीए बाई dt इक्वल्स टू कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू l बाई 2m। और हमको पता है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, जब ये गोल गोल घूम रहा है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, जब ये गोल गोल घूम रहा है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास बदल नहीं रहा है, तो डीए बाई dt जो होगा ये हमारा कांस्टेंट होगा। ये हमारा एक्सप्रेशन है किसका? प्रूविंग है किसकी? लॉ ऑफ एरिया की। अगर आपको केपलर्स लॉ इस हिसाब से समझ आएगा तब जाकर आपको फील आएगा सर, तब जाके आप क्वेश्चंस को ढंग से अटेम्प्ट कर पाएंगे। केवल हवा हवाई पढ़ लेंगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। चले लेक्चर को आगे बढ़ाएं सर। आइए सर थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है दैट इज लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, हमारा जो तीसरा लॉ है, तीसरे लॉ का नाम है लॉ ऑफ पीरियड। और लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है? बताओ बेटा, लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है? लॉ ऑफ पीरियड कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, क्या बेटा? Square of the time period is directly proportional to the cube of the semi-major axis, of the elliptical path। ठीक है, ये कहां से निकल कर आता है? ये निकल कर आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी से। अगर आप ध्यान से देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी का टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अगर ये अर्थ के अराउंड गोल घूम रही है तो जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर क्यूब। मतलब आप स्क्वायर कर दीजिए तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास हो जाएगा बेटा जी आर क्यूब। ठीक है, चले उसी को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। अच्छा, कई जगह ये ऐसे लिखा होता है, कई जगह ये लिखा होता है, इस टी को कह दिया जाता है भाई अपने को क्लियर है कि ये टाइम पीरियड है, और ए को लिखा जाता है सेमी मेजर एक्सिस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए को सेमी मेजर एक्सिस लिखा जाता है। इसी का दूसरा नाम है क्या? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ठीक है,
मतलब कई जगह आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, या फिर लिखा हुआ मिलेगा क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। तो दोनों का मतलब सेम ही है, बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये थे हमारे पास पूरे के पूरे ग्रेविटेशन में केपलर्स के तीनों लॉज। अब इन्हीं लॉज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे पीवाईक्यूज हैं, जो पिछले साल पूछे गए हैं या पिछले से पिछले साल पूछे गए हैं। जैसे आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड द सन इज, if the distance of the earth and the sun is r equals to 1.5 into 10 to the power 6 kilometer, then the distance of an imaginary planet from sun if its period of revolution is 2.83 years। ठीक है, अर्थ का कितना है? अर्थ का है 1 ईयर। जो दूसरा प्लैनेट है ये आपका अर्थ है। ठीक है, जो दूसरा प्लैनेट है इसको स्मॉल आर कर लो, नहीं तो भाई साहब तुम लोग इसको रेडियस ऑफ अर्थ समझ लोगे। डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। देखिए क्वेश्चन में कहीं सेमी मेजर एक्सिस की बात नहीं करी हुई है। क्या कह रहा है? इफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड द सन इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। भैया कभी धरती मैया सन के पास चली जाती है, कभी सन से दूर हो जाती हैं, क्योंकि इलिप्टिकल पाथ पर घूम रही हैं। तो अगर इलिप्टिकल पाथ पर घूम रही है तो ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है ना, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। इस लेवल की जब क्लैरिटी होगी तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलो आओ देखो। तो टी अर्थ का 1 ईयर होता है। अब टीपी निकालना है, प्लैनेट का निकालना है, तो हम क्या जानते हैं? टीपी का स्क्वायर अपॉन टीई का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा आरपी का क्यूब अपॉन आरई के क्यूब के। टीपी का स्क्वायर अपॉन टीई का स्क्वायर इक्वल्स टू आरपी क्यूब अपॉन आरई क्यूब के बराबर हो जाएगा। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, तो देख लेते हैं। स्मॉल आर लिखिए, इसको स्मॉल आर लिखेंगे तो टीपी स्क्वायर अपॉन टीई स्क्वायर जो होगा ये आरपी अपॉन आरई। आरपी अपॉन आरई की बात करें तो देखो क्या है, आरपी आपको दे रखा है, नहीं, ये तो आरई है ना, आरपी निकालना है, आरपी अपने को कैलकुलेट करना है। देन द डिस्टेंस ऑफ एन इमेजिनरी प्लैनेट फ्रॉम द सन, आरपी का क्यूब ये रहा, और आरई आपके पास कितना हो गया? ये आपके पास दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 का क्यूब। चलो यहां से आरपी क्यूब की बात करोगे तो ये तुम्हारे पास टीपी कितना दे रखा है? टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट आपको कितना दे रखा है? 2.83 डिवाइडेड बाई अपने पास कितना हो जाएगा? अर्थ का कितना हो जाएगा? 1। तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 का आपके पास क्या हो गया? क्यूब। अब आप यहां से आरपी कैलकुलेट करिएगा भैया। 283 ये आपके पास लगभग मुझे लगता है 283 का अगर आपकी पावर 1/3 हो जाएगा तो ये 283 किसी का तो अंडर रूट होता है, डायरेक्टली निकल जाएगा आंसर, कठिन नहीं होगा ये, हम जानते हैं निकल जाएगा। छछा के 36 छक्का 216। नहीं भैया सॉल्व कर लेना यार, क्या गणित में बैठ के कैलकुलेटर उठा के लगाऊं भाई, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके निकालोगे फटाक से आंसर हो जाएगा, खुश होकर घर चले जाओगे। ठीक, चलो आओ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये देखो ये क्या कह रहा है? एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है भाई, ए कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। भैया ऑब्वियस सी बात है, फोर्स जो है वो gm1m2 अपॉन r स्क्वायर है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन है। सही है भाई ये बात। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन। क्या तुच्चा सवाल है यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा यार? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना यार। ठीक है, और देखो, और कह रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। अरे यार क्या भाई, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन ना, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना यार, तो सेंटर की तरफ ही तो लगेगा ना यार। अरे समझ रहे हो ना? चलो भाई सन की तरफ ही लगेगा ना। डी कह रहा द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। बहुत बढ़िया, आपका जो डी स्टेटमेंट है वो सही है। तो सही आपके पास कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा बेटा जी? तो सही स्टेटमेंट आपके पास हो जाएगा ए एंड डी ओनली। ठीक है, चले आगे बढ़े। आइए सर कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। अगला पार्ट कह रहा है two planet A and B of equal masses are having their period of revolution TA and TB such that TA equals to 2TB. These planets are revolving in the circular orbit of radii RA and RB respectively. Which out of the following would be the correct relationship of their orbits? इसमें से सही आंसर कौन सा होगा ऑर्बिट्स का?
तो क्या करना है भाई, क्या करना है, देखो TA जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, TA का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा RA के क्यूब के, और TB का स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा RB के क्यूब के। अरे भाई क्या दिक्कत है इसमें, सॉल्व करो, आंसर निकालो, खुश हो जाओ, घर जाओ, बस इतना ही सीधा सवाल है। इसमें भी तुम्हें समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है यार। क्या आंसर होगा जल्दी बता दो तो, जल्दी बता दो तो। देखो ना, TA की जगह 2TB दे रखा है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 4TB स्क्वायर, ये तुम्हारे पास TB स्क्वायर कट जाएगा, RA क्यूब अपॉन RB क्यूब, तो 4RB क्यूब वाला कहीं है क्या, यस C, RA क्यूब विल बी इक्विवेलेंट टू 4RB क्यूब, खत्म बात। C जो होगा ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ देते हैं, होमवर्क है, बढ़िया है, लगाइएगा, सॉल्व करके आंसर बताइएगा। ठीक है, इस सवाल को होमवर्क में छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके इसका आंसर जरूर बताएंगे, बिना भूले बिना भटके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है भाई, क्या कहते हैं आप लोग, क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? चले आगे बढ़े बेटा जी। देखो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है भाई, वो है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। जब हम टाइप्स ऑफ सैटेलाइट की बात करते हैं तो भैया इसमें दो तरह की सैटेलाइट कॉमन यूज्ड हमको दिखाई देती हैं। एक का नाम है भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक का नाम है पोलर सैटेलाइट। ठीक है, एक सैटेलाइट का नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्या होती है सर, अभी बात करते हैं। और एक सैटेलाइट का नाम है बेटा जी, एक सैटेलाइट का नाम है पोलर सैटेलाइट, बेसिक ज्ञान के लिए। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट्स। ठीक है भैया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, जो अर्थ के साथ, जैसे अर्थ का टाइम पीरियड अगर अपनी एक्सिस के अबाउट 24 घंटे गोल घूमने का है, तो इनका भी जो टाइम पीरियड होगा वो अपनी एक्सिस के अबाउट गोल घूमने का वो 24 घंटे का ही होगा। नथिंग मोर देन दिस, नथिंग लेस देन दिस। देखिए, जब हम धरती मैया की बात करते हैं तो हमारे पास हमारी धरती मैया रही है। ठीक है, ये धरती मैया का हमारे पास दो प्लेन है। एक जो प्लेन है वो इक्वेटर के अलोंग है, देखिएगा भैया, एक प्लेन आपके पास धरती मैया का इक्वेटर के अलोंग है सर, वो ये रहा। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा इनका व्हाइट कर देते हैं। एक ये हो गया, और एक प्लेन होता है इनका पोलर, जिसमें सैटेलाइट गोल घूम रही होती है, वो एक प्लेन आपका ये हो गया। ठीक है, चले भाई कहानी को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे बढ़ा देते हैं। तो भैया जो सैटेलाइट्स इक्वेटर पर गोल गोल घूमती है, कितने टाइम पीरियड के साथ, 24 घंटे के टाइम पीरियड के साथ, ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहलाती हैं। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अराउंड गोल गोल धरती पर चक्कर लगाती हैं, ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, ये सैटेलाइट्स हमारी पोलर सैटेलाइट्स होती हैं। जो पोल के अराउंड गोल गोल घूमती हैं ये पोलर हो गई, और जो इक्वेटर के अराउंड गोल गोल घूमती हैं ये कैसी हो गई, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हो गई। ठीक है, अच्छा, अर्थ के सरफेस से लगभग जो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, अर्थ के सरफेस से लगभग हमारी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, इनका जो गैप होता है वो लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है बेटा जी, ये जो गैप होता है ये 36,000 किलोमीटर होता है, और ये जो गैप होता है पोलर सैटेलाइट्स का वो लगभग 1,000 किलोमीटर होता है। अरे ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है जिनको याद रख लेना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड पोलर सैटेलाइट्स क्या दोनों केवल कम्युनिकेशन के लिए यूज करी जाती हैं या किसी और पर्पस के लिए भी यूज करी जाती हैं? भाई जो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं ये भाई साहब, इनका जो टाइम पीरियड होता है लगभग पोलर सैटेलाइट्स का ये 2 घंटे का होता है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्टेशनरी है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने अपने भारत के मैप के ऊपर, या हमने कहा कि हम एक सैटेलाइट को लगा दे रहे हैं जो केवल दिल्ली का टेम्परेचर या दिल्ली का पोर्शन देख रहा है, दिल्ली के टेम्परेचर, दिल्ली की ह्यूमिडिटी, दिल्ली का मौसम देख रहा है, तो वो भाई हमेशा दिल्ली के ऊपर रहेगा। कैसे दिल्ली के ऊपर रहेगा भाई, जब अर्थ गोल घूम रही है तो जिस रफ्तार से अर्थ गोल घूम रही है उसी रफ्तार से वो भी चल रहा है। क्या सोचो, दोनों की रफ्तार सेम है क्या, दोनों का वी सेम है क्या? नहीं, दोनों के बीच में रिलेटिव रफ्तार कितनी है, दोनों की जो रिलेटिव रफ्तार है वो 0 है। अरे बात समझ आ रही है? चले भाई कहानी को आगे बढ़ाएं। ये 2 तरह की सैटेलाइट्स होती हैं अपने पास, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट्स। इन दोनों का ये बेसिक ज्ञान है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेसिकली कम्युनिकेशन के पर्पस से यूज करी जाती हैं, और जो हमारी पोलर सैटेलाइट्स होती हैं
कम समय में ज्यादा एरिया कवर करने के लिए, ज्यादा एरिया पर निगरानी रखने के लिए हम पोलर सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो एक स्पेसिफिक जगह की एक्यूरेट लोकेशन के बारे में बताता है। ये सारी कहानी हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट्स की। चलें भाई, कहानी को और आगे लेके चलें, लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। अपना अगला पार्ट है जिसका नाम है भैया वेटलेसनेस। क्या होता है वेटलेसनेस? व्हाट इज वेटलेसनेस? जब वेटलेसनेस की बात करते हैं सर, तो देखिए वेटलेसनेस बेसिकली आपने देखा होगा, आपका जियो वाला, नेट जियो वाला जो है, उस पे एक चैनल आता है ना, नेट जियो या ज्योग्राफी या आपका डिस्कवरी वाला आता है, जिसमें स्पेस के बारे में दिखाते हैं। तो देखा होगा कि स्पेस में जो सैटेलाइट्स गोल गोल घूम रही होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा वीडियोस आती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, वहां पे कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो, और कुछ एरोस्पेस इंजीनियर्स होते हैं जो सैटेलाइट के अंदर होते हैं, लेकिन उनके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं कर रही होती। ऐसा कैसे होता है समझो। उसी फिनोमेना को बेसिकली वेटलेसनेस बोलते हैं। और कोई खास बात तो नहीं है वेटलेसनेस को लेकर, कि अगर आपका ये धरती मैया है, इनका रेडियस r है, और एक ये ऑर्बिट है, इसमें आपके पास ये सैटेलाइट गोल घूम रही है, ठीक है, और इस सैटेलाइट के अंदर एक इंसान है, तो इस इंसान के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है सर? gm इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये यहां से नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर कितना r, ठीक है भाई। और gm अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर जो होगा, अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, gm इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर जो है, और माइनस आर जो है, ये किसके बराबर होगा? ये मास इंटू एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन यहां पे क्या हो जाता है? ग्रेविटी हो जाता है, ठीक है भाई। तो gm इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर इक्वल्स टू m इंटू जी की जगह हम लिख देते हैं gm अपॉन आर स्क्वायर, और इससे gm अपॉन आर स्क्वायर ये इससे कट जाता है, और यहां से r की वैल्यू हमारे पास शून्य आ जाती है। नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास शून्य हो जाता है। मतलब हम जानते हैं कि हमारा जो वेट मेजर होता है वेइंग मशीन पर, वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन मेजर होता है। अब हमारा नॉर्मल रिएक्शन ही शून्य हो गया, तो हमारा वेट क्या हो जाएगा? हमारा वेट जीरो हो जाता है। अरे बात समझ आ रही है? जो लोग बहुत ज्यादा समय तक स्पेस में रह जाते हैं ना, जो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा समय तक स्पेस में रह जाते हैं, ग्रेविटी फ्री रीजन में रह जाते हैं, उनके साथ एक समस्या हो जाती है। क्या होता है? उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जब उनको सैटेलाइट से नीचे लाया जाता है, जब उनको धरती पे उतारा जाता है, तो भाई उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए, इतनी वीकनेस आ जाती है। फिर उनको धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस करा के उनको फिर से नॉर्मल किया जाता है, ठीक है। ये था हमारे पास पूरा का पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर। ये थे हमारे पास ग्रेविटेशन के बेसिक्स। खूब सारे क्वेश्चंस लगा लिए हम लोगों ने, लगभग 10-12 क्वेश्चंस आज लगा लिए। इतने ही क्वेश्चंस हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में लगाए थे, और बस इतना ही पढ़ना है ग्रेविटेशन में, 2 सवाल सही सही निकालने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में अपने अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।